हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैं करवा रहा हूं ईवीएस, आप प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। और पेपर 2 में मैं सोशल साइंस सोशल स्टडी करवा रहा हूं, सामाजिक अध्ययन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फरवरी 2016 का पेपर। बुकलेट नंबर एम है मेरे पास, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आज को लेकर चले तो 10 दिन बचा हुआ है। यदि आज छोड़ दे तो 9 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग फोकस करेंगे कंटेंट पर, बेस्ड होगा हमारे समझ पर, और चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलेंगे। कम टाइम में कोशिश करेंगे ज़्यादा गेन करने का। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। कभी भी कुछ भी कंटेंट नजर आता है तो मैं समझाता चला जाता हूँ, और कोई भी नया चीज़ मुझे मिलता है तो मैं वो भी बता देता हूँ, तो आप लोग नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फरवरी 2016 का ये पेपर है, बुकलेट नंबर एम है। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ दे देता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ, फेसबुक पर IQ अड्डा जाकर सर्च करिएगा, वहाँ ग्रुप मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, फिर से मैं डाल दूंगा। और ये तो मेरा सोशल स्टडी है। ईवीएस का यदि प्रीवियस ईयर करना है तो मैं आई बटन पर भी लगा दूंगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप नोटिस करिएगा कि वो आखिर पूछ क्या रहा है, किस तरीके का सवाल हमें दे रहा है वो। ठीक है, जनरली वैसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। यदि मैं कंपेयर करूं 60 और 90, साइंस में जाऊंगा ना मैं, 91 30 नहीं मिलेगी ना मुझे। चलिए, थोड़ा सा कंपेयर यदि मैं करूं पहले वाले, यदि मैं 2015-16 वाले पेपर में कंपेयर करूँ, 2018 और 19 वाले में यदि कंपेयर करूँ, तो थोड़ा सा फर्क आया है। फर्क क्या है, कंटेंट क्या हुआ है कि पहले वाला लग रहा है थोड़ा सा पुराना, बट अब वाले क्या है कि थोड़ा सा नए टाइप के आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा और थोड़ा सा डीप जा रहा है सवाल, क्योंकि ऊपर ऊपर जो भी हमारा जो मक्खन वाला स्कीमिंग वाला था वो तो निकल गया। अब स्कैनिंग कर रहा है, वो स्कैन कर रहा है क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे चीज़ को। ठीक है, इसलिए मैं बोल देता हूँ ताकि समझ सको आप लोग भी चीज़ों को। ठीक है, तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और बेल आइकन दबाइएगा, नोटिफिकेशन आएगा, क्लास अटेंड करिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, शेयर जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाए जिससे ये खास जरूरत है। ठीक है, अब चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। तो आज का पहला सवाल क्या है, फरवरी 2016 सोशल स्टडी सिस्टम प्रीवियस ईयर। क्या कहता है पहला सवाल, कह रहा है यार, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। अब सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन हमारा स्टडी है वो साइंटिफिक क्यों है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है यहाँ पर, इसके अंतर्गत, मैं जूम कर लूँ, ठीक है इतना है ना। चलिए, पहला कह रहा है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दूसरा कह रहा है यह पाठ्य को समाज अध्ययन के विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिएगा और देखिएगा बीच में कितना आपका सही हो रहा है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। क्यों, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान, प्रमाणित अप्रूव्ड है कि हाँ भाई ये ऐसा है, उसको हम लोग अर्जित करते हैं, उससे हम ज्ञान पाते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही जा रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, 32 कहता है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेख चित्रण को चुनेंगे। आपको बताना है, एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और एक अंडर अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो इसको आपको दिखाना है, किस में दिखाओगे आप, दंड आरेख मतलब बार ग्राफ में, चक्र आरेख पाई ग्राफ में, समय रेखा आरेख टाइमलाइन ग्राफ में, और प्रवाह आरेख फ्लो डायग्राम में। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा चक्र आरेख में। ठीक है, कोई दिक्कत, हम पाई डायग्राम जिसे हम लोग कहते हैं उसमें यदि हम लोग इसको बताएंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे, ड्रॉ करके दिखाएंगे तो सॉल्यूशन अच्छा मिलेगा हमें। आगे चलते हैं। इस टाइप के सवाल सीधा सीधा आप याद करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अभी टाइम नहीं है आप लोगों के पास। चलिए, 33 क्या कह रहा है आज। 33 कहता है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। मैं बोल रहा है सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों का आकलन विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने में माध्यम है।
दूसरा कह रहा है यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तीसरा कह रहा है यहाँ पर यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। फोर्थ कह रहा है यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। हम सोशल स्टडी में कला के माध्यम से आकलन करते हैं, चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं, कारण क्या है उसका। देखिए इसका आंसर होगा सीधा सीधा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान करता है। जहां पर ये वाला सवाल आएगा ना, शब्द मिलेगा आपको, सवाल नहीं शब्द मिलेगा, अवसर मौके है ना, तो ये लगभग लगभग वहीं हमको आगे बढ़ना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। हम ये क्या करता है, हमारे अवसर प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, प्रोवाइड कर जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे खुद को रख सके सामने, सब्जेक्ट के साथ में जोड़ सके खुद को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। 34 निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। अब बोल रहा है भूमंडलीय तापन पर एक स्टडी किया हुआ होगा। अब इस पर पूछा जा रहा है द्वितीय स्रोत तक क्या होगा, इस पर सवाल है। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन कहता है हमारा, पहला यहाँ पर है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। दूसरा कह रहा है यहाँ पर एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। तीसरा कह रहा है मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्र मौसम के विश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। और फोर्थ कह रहा है एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुई परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। देखिए पहला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही हम बैठ करके बात करें कि आपके समय में क्या था मौसम, आपके और आज क्या है, तो ये साफ साफ बता रहा है ये प्राथमिक स्रोत का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों का यदि शोध किया हुआ है, वैज्ञानिकों का शोध यदि किया हुआ है और उसके आंकड़े हम यदि स्टडी करते तो वो हमारे लिए क्या द्वितीयक स्रोत बनेगा। वैज्ञानिक खुद प्राथमिक हो गया और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े द्वितीय हो गए। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक हो जाएगा। चलिए 35 क्या कह रहा है। 35 कहता है यहाँ पर एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। याद रखिए यहाँ पर दिया हुआ अपनी परियोजना का आकलन करें। मानदंड आपको दे दिया, एक लिमिटेशन, एक मतलब एक आपको एक क्राइटेरिया आपको दे दिया गया है कि आप इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ऐसे ऐसे वर्क करना है और उसमें वर्क करने के बाद परियोजना करने के बाद खुद का क्या करना है, उस पर खुद का अपने पर आकलन करना है, खुद का, याद रखिएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, याद रखिएगा, उन पर आधारित अपनी परियोजना, याद रखिएगा यहाँ पर अपनी परियोजना है तो क्या होगा, रचनात्मक आकलन होगा, समकक्षीय आकलन होगा, स्व आकलन हो गया, संकल्पनात्मक आकलन होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर जरूर करिएगा। देखिए यह होगा स्व आकलन। जब कोई अपनी ही परियोजना का आकलन करेगा तो स्व होगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा वो। क्लियर है, आगे चलते हैं। 36 क्या कह रहा है यहाँ पर। 36 कह रहा है नागरिक शास्त्र की का जो नाम है उस पर बदलाव का एक सुझाव दिया था। ठीक है, तो वो कौन सा सुझाव था, ये आपसे सवाल है। पहला कह रहा है भूगोल, दूसरा कह रहा है इतिहास, तीसरा कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन और फोर्थ कह रहा है अर्थशास्त्र। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। भूगोल होगा, इतिहास होगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन होगा या अर्थशास्त्र होगा। इंग्लिश वाले जो भी देख रहे हैं, इंग्लिश वाले जो भी देख रहे हैं, याद रखिएगा आपको आंसर से मतलब है। वैसे मैं हिंदी बोला, अभी हिंदी में ही समझते हो। ठीक है, आप लोग कोई अंग्रेज कंप्लीट नहीं हो। ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या करेगा, समाज और राजनीतिक जीवन के साथ वो जोड़ कर देख पाएगा तो चैप्टर अच्छा बनेगा, व्यवहारिक होगा, बच्चों के जीवन से जुड़ पाएगा वो। आगे चलते हैं 37 क्या कहता है। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। यहाँ पर दिया जा रहा है सबसे कम बल देना है वीक 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 वीक, कमजोर, लिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है, सहयोग, प्रतियोगात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, असमानता, किस पर सबसे कम बल देंगे, ये सवाल हमसे पूछा है। यदि हम लोग कक्षा कक्ष में बैठे में उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बैठेंगे तो याद रखिएगा सहयोग तो होगा, सहयोग से ही आगे बढ़ता है काम। समानता भी होगा, हम सबको इक्वल मानेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखेंगे क्योंकि सोशल साइंस नाम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतियोगितात्मक जो सही आंसर है, प्रतियोगात्मक, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है।
38 यहाँ पर कह रहा है शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। संकल्पनात्मक है, सम्मेटिव है, यहाँ पर सम्मेटिव असेसमेंट पूछा है, पर्पस पूछा है सम्मेटिव असेसमेंट का। ठीक है, क्या है। पाठ के अंत में आकलन, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए समेटिव बोलेगा ना तो अंत में जाते हैं, क्या जानते हैं अंत में। अंत कहाँ पर है, यहाँ पर है, सत्र के अंत में या समाप्त होने पर। क्लियर है, तब हम लोग कहते हैं। पाठ के अंत में नहीं, पाठ के अंत में नहीं, याद रखिएगा ये वाला अंत नहीं। समझ में आ गया ना, ये वाला अंत नहीं, सत्र के अंत में। क्लियर है, समेटिव पूछा है इसलिए हम लोग सत्र के अंत में जाएंगे। आगे चलते हैं। 39 क्या है, 39 क्या कहता है। देखिए फॉर्मेटिव क्या होता है, फॉर्मेटिव क्या होता है कि जब कोई कंटेंट हम पढ़ाए हैं, ठीक है, उसी दौरान चैप्टर खत्म होने के बाद या कोई यूनिट खत्म होने के बाद यदि हम वहाँ पर उसका टेस्ट लेते हैं, बच्चों का आकलन करने का कोशिश करते हैं, कुछ सवाल पुटअप करते हैं, तब वहाँ फॉर्मेटिव जाएगा, लेकिन सत्र के अंत में समेटिव करते हैं। एफ ए ऐसे आप लोगों को पता होगा, स्कूल में आजकल चलता है। ठीक है, यही है एफ ए ऐसे। चलिए आगे चलते हैं। 39 क्या कहता है। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी। आपको रेगिस्तान के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, आप इस पर क्या करोगे, कौन सा विधि अपनाओगे। कार्यशाला विधि अपनाओगे आप, सर्वेक्षण विधि अपनाओगे, प्रतीक अध्ययन विधि या क्षेत्रीय विधि। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन जाएगा ना, इसका बेस्ट में जो यदि मैं बताऊं तो इसका केस स्टडी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, जिसे हम लोग कहते हैं प्रतीक अध्ययन विधि कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों मैं बता देता हूँ। सर्वेक्षण विधि सही है, लेकिन क्या है, हमें लद्दाख के बारे में पढ़ाना, तो कोई जरूरी नहीं। यदि कोई केरल में बैठा हुआ है तो हर बच्चे को लद्दाख ले जाएगा क्या। एक सप्ताह तो उसे आने जाने में चला जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो बेसिकली क्या है, हम लोग केस स्टडी करेंगे उस पर। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, ठीक है, 3 होगा, मैंने 3 ही लगाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो इसका आंसर होना चाहिए, बेस्ट आंसर होना चाहिए सर्वेक्षण विधि। ओ क्या, प्रतीक अध्ययन विधि। सर्वेक्षण बोल कर रुक गया था, इसलिए माइंड में सर्वेक्षण रह गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों, इतिहास लेखन को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी। अब हमें इतिहास के बारे में पढ़ना है। अब इसके बारे में बोला जा रहा है कौन सा विधि सबसे बेस्ट होगा हमारे लिए, ठीक है, प्रासंगिक होगा। ठीक है, चलिए पहला है ऑप्शन में मानचित्र विधि, दूसरा है परियोजना विधि, तीसरा कह रहा है समस्या समाधान विधि, चौथा कह रहा है स्रोत विधि। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जब हम इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अरे यार स्रोत से मिलती है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, स्रोत विधि होगा। सीधा सीधा है, लड्डू सा सवाल है, दिमाग ही नहीं लगाना है ज़्यादा, 2 सेकंड का सवाल था। चलिए आगे कहता है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। एनसीएफ कह रहा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है विद्यालय जीवन का, उसको किसके साथ हम जोड़ सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ कहता है वार्षिक परीक्षा, दूसरा कह रहा है विद्यालय के वह वातावरण, तीसरा कह रहा है मुख्य धारा के विचार, और फोर्थ कह रहा है विद्यालय की आधारभूत संरचना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं स्लो थोड़ा करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा। इसका बेस्ट ऑप्शन जा रहा है, देखिए पहले तो वार्षिक परीक्षा यार वो तो बात की बात है, ठीक है, और विद्यालय की संरचना, बिल्डिंग वगैरह क्या हो, कंस्ट्रक्शन उसका क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, वो बात की बात है। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा बेस्ट आंसर, ठीक है, लेकिन 3 बहुत को मारेंगे क्योंकि मुख्य धारा, हाँ जी मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, बट यहाँ बेस्ट ऑप्शन चीज़ों को व्यवहारिक रूप में समझ पाएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर थोड़ा दिमाग लगाना सीखेगा वो। क्लियर है, आगे चलते हैं। 42 क्या कहता है। 42 कह रहे हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प को मानदंड सॉरी निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख यहाँ पर बोला गया है बार ग्राफ जिसे बोलते हैं ना, बारी ग्राफ बोलते हैं ना हम लोग, हाँ बार ग्राफ। चलिए ठीक है, तो बार ग्राफ का प्रयोग हम सबसे अच्छा किसके लिए कर सकते हैं। ऑप्शन है वायु दाब मतलब प्रेशर, एयर प्रेशर, दूसरा कह रहा है तापमान टेम्परेचर, तीसरा कह रहा है वर्षा रेनफॉल, और फोर्थ कह रहा है आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा 42 का बार ग्राफ। देखिए बार ग्राफ आप जब भी देखिएगा ना, खास करके बेस्ट ऑप्शन वर्षा जा रहा है, क्योंकि हम वर्षा से समझ पाते हैं कि किस वर्ष कितना वर्षा हुआ था। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर,
जो भी है, ठीक है, सेंटीमीटर में हम लोग नापते हैं वर्षा जब रेनफॉल हमारा होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं 43 क्या कह रहा है आज का सवाल। 43 कह रहा है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम चुनिए। अब यहाँ पर बोला लोकतांत्रिक समझ को विकसित करना है हमें, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है बच्चों में, तो सबसे अच्छा उपागम कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर है। पहला कह रहा है यहाँ पर वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण को प्रस्तुत करना। दूसरा कह रहा है आदर्श स्थितियों को दर्शाना। तीसरा कह रहा है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। फोर्थ कह रहा है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित करना कराना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए और नोट करते जाइए। नंबर बेस्ट हमारा जा रहा है जो उसके रियल लाइफ है, उसका जो वास्तविक जीवन है उसको हम आदर्श जीवन के साथ जोड़ सकेंगे। मतलब एक आइडियल सिचुएशन हमारा क्या होना चाहिए, समझ में, रियलिटी हमारा क्या और आइडियल सिचुएशन हमारा क्या होना चाहिए। राम राज्य जो जैसा कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था, तो हम क्या करेंगे, एक आइडियल बनाएंगे, हम लोग आदर्श रूप में चीज़ों को देखेंगे, गड़बड़ाएंगे नहीं। चौथा सही जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ये ऐड कर दिया गया है कि कठोर वास्तविक स्थिति। कठोर एकदम पूरी तरह कष्टदायक, एकदम हार्श पूरा जीवन से उसको जोड़ के दिखाएंगे और अच्छे अच्छे चीज़ को छोड़ते चले जाएंगे या जोड़ेंगे या फीके रूप से दिखाएंगे और इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे। तो ये ऑप्शन सही नहीं जा रहा है। क्लियर है। तो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, और 2 और 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा था। चलिए 44 क्या कह रहा है यहाँ पर। 44 कह रहा है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है। पहला देखिए, एक ही क्वेश्चन में दो, एक क्वेश्चन आप करते हो ना तो उसको 2 क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना आप लोग, ठीक है। 2 ऑप्शन जैसे एलिमिनेट हो जाता है तो 2 बचता है ना, तो उससे एक क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे एक सवाल हमें मिल गया आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम के लेखक कौन हो गए, कौन हो गए, आर्यभट्ट हो गए। अब वो कौन थे, गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। 2 क्वेश्चन मुझे यहीं मिल गया। अब तीसरा आते हैं, वो आर्यभट्ट किस भाषा में लिखा हुआ है, ये सवाल है। पहला कह रहा प्राकृत, दूसरा कह रहा हिंदी, तीसरा पाली, चौथा संस्कृत। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट, जितना तेज हो सके भाई, संस्कृत। ठीक है, क्लियर है। लड्डू सा सवाल था बच्चे। आगे चलते हैं 45 क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित स्तूपों में से, ये जो सवाल है ना ये मेरा फेवरेट सवाल है गलती करने वाला, ठीक है, मैं हमेशा इसको गलती कर जाता हूँ, अब क्या बोलूँ। चलिए, स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो जाता है अक्सर मुझसे। चलिए, अभी नहीं करूंगा, डोंट वरी। पहला कह रहा है बोध गया, दूसरा कह रहा है सारनाथ, तीसरा कह रहा है सांची और फोर्थ कह रहा है थोटला कोड, अरे बाबा, थोटला कोंडा। ठीक है, जल्दी से बताइए बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहाँ दिया था, ये हमसे पूछा गया है। सारनाथ, इसका आंसर क्या होगा, सारनाथ होगा। पता नहीं कैसे मैं गलती कर देता हूँ, अक्सर करता हूँ, ठीक है, हो जाता है, कुछ ऐसा टर्म होता है। 1 2 वर्ड ऐसे हैं रियल लाइफ में, मैं आज भी गलत प्रोनाउंसिएशन करता हूँ, प्रोनाउंस करता हूँ उसे, पता नहीं क्यों कैसे होता है, वो सडनली बोलना होता है, गलत मैं बोल जाता हूँ। आदत लगता है, बन गया, वो बैठ गया है ना, तकिया कलाम हो चुका है मेरे लिए वो। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है संगम कविताओं में तीन, सॉरी, संगम कविताओं में तीन, ओहो, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। किन 3 राजवंशों को संगम कविता, संगम कविता कब था याद रखिएगा, दक्षिण भारत का इतिहास है, ठीक है। विजयनगर आप सब पढ़ते होंगे, उसके कंटेंट में ये सब मिलेंगे हमें, ठीक है। तो मूवेंदार किसे कहा जाता था, ये सवाल है। ऑप्शन है चेर, पाल और राष्ट्रकूट। दूसरा कह रहा है चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। तीसरा कह रहा है पाल, चोल, पांड्य। और फोर्थ कह रहा है चोल, चेर, पांड्य। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। लड्डू सा सवाल है, क्या होगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन सही जा रहा है हमारा, चोल, चेर और पांड्य, इन्हीं 3 राजवंशों को मूवेंदार बोला जाता था। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, ये सारे कंफ्यूज करने के लिए देता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 क्या कह रहा है यहाँ पर। 47 कह रहा है, पूरा स्क्रीन मेरा आ जाता है यार लैपटॉप से, ये सॉफ्टवेयर मुझे चेंज करना होगा, मैं ऐसे जो फ़ोन को और सिस्टम को कनेक्ट करके मैं काम करता हूँ, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, वैसा टूल्स नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रामपुरवा में मिली उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। ये कट रहा होगा, हो सके तो नहीं कट रहा है। अब बताइए, जो रामपुरवा में मिला है, ठीक है, रामपुरवा कहाँ, बिहार, याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये बोला गया। वहाँ पर उत्कृष्ट पॉलिश वाले सांड का स्टैचू मिला है, मूर्ति मिला है, उसे आज राष्ट्रपति भवन में रखा गया। वो किस राजवंश में बनाया गया था? पांड्य, मौर्य, चोल या कुषाण? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मौर्य काल में इसे बनाया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। 48 क्या कह रहा है यहाँ पर? 48 कह रहा है विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है? किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। विशिष्ट द्वैत का सवाल है हमसे। तो पहला है अलामा प्रभु, दूसरा कह रहा है शंकर, तीसरा कह रहा है राम प्रभु, चौथा कह रहा है वसवना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामानुजा। अच्छा, मैंने राम प्रभु बोल दिया था ना अभी, रामानुजा है। ठीक है, रामानुजा। ठीक है, रामानुजा है, मैंने साथ राम प्रभु बोल दिया अभी, सॉरी उसके लिए, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, यदि मैंने बोला होगा तो 48 क्या होगा? रामानुजा होगा। जो विशिष्ट द्वैत को उन्होंने विचारार्थ प्रस्तुत करने का जो काम किया उन्होंने रामानुज ने किया है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अभिलेखागार वह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन कहता है यहाँ पर पुरातत्वज्ञों द्वारा प्रस्तुत किए गए पत्थर एवं ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, वो स्थान को कहते हैं। दूसरा कह रहा है खुदाई में पाए गए मूर्ति को रखा जाता है। तीसरा कह रहा है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। फोर्थ कह रहा है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो अभिलेखागार स्थान कौन सा है, वहाँ क्या रखा जाता है? सीधा सा बात है, हम पांडुलिपि और लिखित जो दस्तावेज हैं उसे रखने वाले स्थान को जहाँ वो रखाता है, सुरक्षित रखा गया है, संरक्षित किया गया है, उसे हम अभिलेखागार कहते हैं। क्लियर है। आज का आखिरी सवाल है, ये बड़ा है, पुस्तक क्या है? अब कट रहा है यार, चलो। कह रहा है यहाँ पर 50 नंबर पूछता है 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब वीर शैव आंदोलन के बारे में पूछा गया और ये घुमाया हुआ है। आई मीन मतलब मेरा कहने का मतलब वो है कि वो रिपीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला कह रहा है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। दूसरा कह रहा है या नामदेव और उसके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तीसरा कह रहा है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। फोर्थ कह रहा है यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पर कर्म कांड का तो ठीक है लेकिन मूर्ति पूजा को बढ़ावा इन्होंने नहीं दिया था, ये गड़बड़ यहाँ पर हुआ। ठीक है। अच्छा, दूसरा कह रहा है नामदेव साथियों के द्वारा, ये भी गड़बड़ है। तीसरा कह रहा है विट्ठल पूजा, ये भी गड़बड़ है। एक ही बच गया। धारा जो ब्राह्मण करते थे उनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, उन पर ज़्यादा बल दिया जाता था, वो जो कहेंगे वही होगा, उनको वैल्यू दिया जाता था। लो कास्ट वाले लोगों का स्त्रियों को छुआछूत के रूप में देखा जाता था। तो इन सब के विरुद्ध में ये काम किया गया था, वीर शैव आंदोलन को चलाया गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, और कहाँ पर? कर्नाटक में। देखिए 12वीं शताब्दी पहला सवाल, कर्नाटक दूसरा सवाल, वीर शैव आंदोलन तीसरा सवाल, चौथा यहाँ पर दिया हुआ है। एक सवाल से 4 बन गया आपका। क्लियर है, इसलिए छोटा छोटा पॉइंट आउट को नोटिस करते रहेगा। चलिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जो करेगा, फिर मैं आपको लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ये अब कहाँ से आ गया, चलो ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, भरोसा आशीर्वाद देते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा और घर पर रहिए। और 10 दिन बचा हुआ दम लगा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं।